तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। क्योंकि बहुत बच्चे हमसे ये कह रहे थे, सर बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, बोर्ड एग्ज़ाम में जो पैटर्न चेंज किया गया है उस पैटर्न में क्या क्या आएगा या किस तरह से पेपर को बोर्ड देगा। तो देखिए, मैं बता दूं आपको, आपके सुविधा के अनुसार मैंने इस वीडियो को बनाया है जिससे कि वो 10th क्लास के बच्चे जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं और चाहे वो इंटर क्लास के बच्चे हैं, धीरे धीरे एक एक करके एक के बाद एक हम उनको सुविधा के अनुसार वीडियो लाते रहेंगे। तो सबसे पहले मेरा कहना यही रहेगा कि आप लोग वीडियो को शुरू से और अंत तक देखा करें, जिससे कि कंप्लीटेड बात आपकी समझ में आए। आखिरकार मैंने समझाने का क्या प्रयास किया गया है, आप जब प्रारंभ से लेकर के अंत तक का वीडियो देखेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे। होता क्या है कि आपने वीडियो देखा और कहीं दूसरी जगह अपने बिजी हो गए या कहीं अपना दिमाग लगा दिया, आपकी समझ में कुछ नहीं आया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे तो आप क्लास अटेंड करते हैं, चाहे आप कोचिंग अटेंड करते हैं, चाहे कोई भी चैनल को, उस चैनल के वीडियो को आप देखते हैं, तो शुरू से लेकर के अंत तक उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपकी समझ में सारी बात, कंप्लीटेड बात आ जाएगी। ठीक है ना। ये पहले बहुत आराम से आप समझ लीजिए। देखिए, मैं आज सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने के लिए आज उतरा हूँ इस मैदान में। ठीक है, इस वीडियो को लेकर के और आपकी इस क्लास को लेकर के कि आखिर क्यों आप घबरा रहे हैं। हमने कई बच्चों से ये क्वेश्चन किया, बेटा आपने एम क्या रखा है, कितने % अंक लाना है? तो उन्होंने कहा सर 70%। अरे मेरे भाई, जब 70% की तैयारी करोगे तो 70% कैसे आ जाएंगे? अरे भाई, कम से कम 90% की तैयारी करो तो 70% नंबर आएंगे ना। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, जब आप अच्छी तरीके से जब हाई लक्ष्य तैयार करेंगे, आप मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फल लगा हुआ है, आपके हाथ से 1 फीट ऊंचा है, आप क्या करेंगे? सिर्फ हाथ खड़ा करके रहेंगे? फल आ जाएगा आपके हाथ में? नहीं आएगा ना। और ऊंचे लक्ष्य को जब प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे? हाथ को लंबा करेंगे, पैरों की जो उंगलियां उनके बल पे खड़े होंगे, ऊंचा हो जाएंगे। उसके बाद नहीं हाथ आएगा, छलांग लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में यदि अच्छे अंक लाना है तो छलांग लगानी है, अच्छी तरीके से तैयार करनी है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लो तो मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि ये पहला पायदान आपके भविष्य का है। तो इसलिए आपको सब काम छोड़ करके, ठीक है ना, सब काम छोड़ करके पढ़ाई पे अच्छी तरीके से ध्यान लगाना है। क्योंकि आपके माता पिता का एक सपना है कि मेरा बच्चा अच्छे अंक ला करके कामयाबी हासिल करे। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि जो बच्चे समझें और किस तरीके से अच्छे अंक ला सकते हैं। मैंने ये भरसक प्रयास किया इस वीडियो के अंदर, और आज से आपको ऐसे वीडियोज पर डे, वाई द वे कोई काम लग जाए ना आए या अदरवाइज क्लास चलते हैं तो वीडियो ना मिले, लेकिन आपके लिए जब तक 10th क्लास का एग्जाम होगा तब तक मैं आपको ऐसे वीडियो इतने अपडेट करा दूंगा, इतने वीडियो आपको पहुंचा दूंगा कि यदि आपने उनकी तैयारी कर ली तो आप अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आइए हम अपने आज प्रारंभिक टॉपिक पर, जो पहला टॉपिक है, जो हर विषय के लिए कंप्लीट है, हर विषय में जिसको चेंज कर रखा है यूपी बोर्ड ने, उस तरीके से जो हमने दे रखा है वो आपके सामने मैंने दिखाया है। देखने की कोशिश कीजिए। मैंने कोई अपने आप नहीं बनाया है, आपकी बुकों से लिया है, आपके जो कहते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है उनसे लिया है, यूपी बोर्ड का जो पैटर्न है उससे नोट किया है। आप ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। दोस्तों को शेयर करें, जो आपके मित्र हैं उनको शेयर करें, जिससे कि उनका भी भविष्य बन सके। जब आप दूसरे के कल्याण की कामना करेंगे तो आपका कल्याण भगवान करेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम अपने टॉपिक पर स्टार्ट होते हैं। ध्यान से देखते रहिए। इतनी बात मैंने इसलिए कही कि जिससे कि मैं आपका ध्यान अपने
आपके सिलेबस पर अपने टॉपिक की ओर कर सकूं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, देखो आपको दे रखा है नवीनतम पाठ्यक्रम। क्या दे रखा है? नवीनतम पाठ्यक्रम क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 जो होने वाला है। ठीक है, देखिए उसमें क्या है, आपको पहला विषय जो मैंने दे रखा है वो दे रखा है सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान को बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन मैं बता दूं यदि सामाजिक विज्ञान में आपके मार्क्स कम रह जाते हैं तो क्या मेरिट बन जाएगी? नहीं बनेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, सामाजिक विज्ञान को और हिंदी को भी कम ना लिया करो, अच्छे से इसका अध्ययन करो, क्योंकि इससे मेरिट आपकी ऊपर बढ़ेगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको दिखाया गया है कि आपका पैटर्न क्या किया है गवर्नमेंट ने, यूपी बोर्ड ने इस बार। तो आपके सामने सिलेबस दे रखा है। देखिए जो दिया है सामाजिक विषय, आपका विषय है सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आएगा आपको, इधर मैंने ये आपको आंसर शीट दे रखी है जो आपके एग्जाम में पहली बार आपके एग्जाम में आ रही है। तो देखिए क्या है कि किस प्रकार से चेंज किया गया है, तो मैं आपको बता दूं। देखो पहले मैं बता दूं आपको पुराना जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए, फिर आपको नए कॉन्सेप्ट जो दे रखा है चेंज किया है उसको। क्या है कि पहले हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न होते थे और फिर अति लघु आते थे, एक अंक के। तो अब हमारे जो सिलेबस में अति लघु जो वाले क्वेश्चन उनको कैंसिल कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्वेश्चन लाया गया है हमारा बहुविकल्पीय। जिस प्रकार से एंट्रेंस होते हैं, उस एंट्रेंस में हमारे बच्चे निकले, ये प्रयास करके गवर्नमेंट ने क्या किया, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को दिए हैं, जिनको हम हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। इतनी बात आप समझ चुके हो। अब आप अपनी टेबल को देख लीजिए, मैं आपको समझा दूं। देखिए पहले विषय दिया गया है, सामाजिक विषय के अंदर जो सामाजिक विषय है आपका सामाजिक विज्ञान है, उसके अंदर आपके 4 खंड होते हैं। पहला आपका इतिहास, दूसरा आपका नागरिक शास्त्र, तीसरा जो होता है वो भूगोल, और चौथा अर्थशास्त्र होता है। तो इस प्रकार से इन तीनों के क्वेश्चन आते हैं, जिनका योग मिलता है आपको, जिनके योग के आपको अंक मिलते हैं। तो देखिए पहले जो प्रश्न आपके आने वाले हैं इस बार एग्जाम में, वो पहले प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। और बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे उनके लिए आपको एक आंसर शीट मिलेगी, और उस आंसर शीट पे आपको वो क्वेश्चंस देने होंगे, क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, सॉरी। तो देखिए आपके लिए इतिहास दे रखा है। आपको क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, और जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो प्रत्येक खंड से, इतिहास से 5, ठीक है ना, देख लीजिए, इतिहास से आपके 5, नागरिक शास्त्र से 5 होंगे, भूगोल से 5 होंगे, और अर्थशास्त्र से 5 होंगे। तो इस प्रकार से आपको जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे आपके लिए 20 अंक होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं ये 20 अंक आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो इस प्रकार से अच्छी से तैयारी कीजिए, जिससे कि इन 20 जो अंक के क्वेश्चन है वो 100% आपके सही हो, और 20 में 20 अंक आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन होंगे आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन, और लघु उत्तरीय क्वेश्चन प्रत्येक खंड से आपको मिलेंगे, और वो क्वेश्चन होंगे 4 अंक के, जिसका 4 अंक आपको मिलेगा। 4 अंक का क्वेश्चन होगा आपका इतिहास से, और 4 अंक का होगा नागरिक से, और 4 का होगा भूगोल से, और 4 का होगा आपको अर्थशास्त्र से। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आपको कुल 16 अंक मिलेंगे, जिन अंकों को आप बड़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो, छोटे क्वेश्चंस होंगे। इसी तरीके से आप अगले बढ़ेंगे, और फिर आपको मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जिनको आपको कम से कम आधे पेज का 120 या 150 अंक में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अपना देना है, जिसके लिए आपको क्या मिलेगा, आपके लिए 6 अंक मिलेगा, और 6 अंक होंगे आपके इतिहास से, ऐसे 6 अंक होंगे आपके नागरिक से, और 6 अंक होंगे आपके भूगोल से, और 6 होंगे आपके अर्थशास्त्र से। तो इस प्रकार से आप कुल 24 अंक के मालिक बनेंगे, 24 अंक आप प्राप्त करेंगे उस खंड के अंतर्गत। इसी प्रकार से आपका मानचित्र आएगा, और मानचित्र फिलअप करना होगा। जो मानचित्र में आपको 5 अंक मिलेंगे 5 अंक आपको मिलेंगे इतिहास से, और 5 अंक होते हैं भूगोल से, ठीक है ना, ये 10 अंक आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपका टोटल जो होगा वो 70 अंक का होगा, आप 70 अंक प्राप्त करेंगे। तो देखिए इतिहास से आपको 5, 4, 6, 5, 20 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार आपको नागरिक से
5, 4, 6 आपका मानचित्र नहीं होता है तो 5 अंक माइनस 15 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार भूगोल में आप चले जाएंगे तो आपका 20 अंक का होगा, अर्थशास्त्र में चले जाएंगे 15 अंक। ठीक है, तो नागरिक और अर्थ आपका 15-15 अंक का होता है और इतिहास और भूगोल आपका 20-20 अंक का होता है। तो इस प्रकार से आप टोटल 70 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 70 में से कितने अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो खंड है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, बहुविकल्पीय है, जिसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर ले। आइए कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन हम आपको लेकर के आए हैं जिन पे हम बात करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने हमने लिख रखा है वो क्वेश्चन दिया है फ्रांस में। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है आपका फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। फिर से पढ़ लीजिए, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। बहुत आराम से पढ़ें और फिर अपने उत्तर को देंगे। 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, एक विकल्प सही है जिसका आपको उत्तर देना है। ठीक है, कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको आंसर शीट दे रखी है और आंसर शीट में हमने क्वेश्चन के आंसर भी सुझाए हैं। सो देखिए, हमको क्या करना है कि अपना आंसर देना है। तो हमारा विकल्प सही है सी, हमारा विकल्प सही है सी, और हम अपनी डाटा शीट में सी विकल्प को ब्लैक कर देंगे और इस प्रकार से हम 1 अंक के मालिक बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दे रखा है फ्रांस की क्रांति हुई, कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो आपके पास फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का सेलेक्ट करना है। जो सही आंसर है उसको आपको क्या करना है, अपनी डाटा शीट में फिल कर देना है। सो आपको दिखाया गया है, देखिए फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसका आंसर सही है डी, 1787 ईस्वी में। तो इस प्रकार आपको अपना क्वेश्चन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फटाफट आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से वापस कब लौटे। आप एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो बताएंगे महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से वापस कब लौटे। कौन सा आंसर सही होगा, बी। कौन सा सही होगा, बी, 1915। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो क्वेश्चन नंबर सही होगा सी, 1930 में। इसी प्रकार से आप अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखेंगे कहा गया है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था। तो ये आपको बताना है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। नंबर 1 गोपाल कृष्ण गोखले, नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, नंबर डी महात्मा गांधी। तो किसने कहा था, बढ़िया आंसर आ रहा है। ठीक, बढ़िया आंसर आ रहा है। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चंस जो इतिहास खंड के हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन आपके इस खंड के कंप्लीट हो जाते हैं और आप 5 अंक प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, तो नोट कर लें। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अपने बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है हमारा नागरिक शास्त्र। और नागरिक शास्त्र का जो हमारा खंड है उससे हमने आपको बता दिया था कि आपको लिए मिलेंगे 5 अंक के प्रश्न। 5 प्रश्न मिलेंगे, 5 अंक के होंगे जो आपके सामने नोट किए गए हैं। आप देखेंगे और आपको आंसर भी आंसर शीट में सुझाए गए हैं। आप आसानी से उन क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं। सो देखिए पहला क्वेश्चन सब पढ़ते हैं और आप सोचिएगा, देखिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो आपका पहला विकल्प दिया है 20, दूसरा 22, सी दिया है आपका
24 और डी दिया है 26। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो हमारा विकल्प सही होगा 22। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ने का प्रयास किया करें, फटाफट जल्दी से। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हैं। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, बताइए। तो क्वेश्चन डी सही होगा, क्वेश्चन डी। कौन सा? क्वेश्चन डी सही है हमारा, क्वेश्चन डी। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 8। अगले बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो दे रखा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो हमारा भारत देश ही है। कौन सा है? भारत देश। तो हम अपना विकल्प लगाएंगे सी। इसी प्रकार फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं अपने पेपर को पढ़ते हुए। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दे रखा है भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो आप बड़े आराम से पढ़ो और सोचो और बताओ, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई। देखिए पहला विकल्प दे रखा है 1980 में, बी दे रखा है 1990 में, और सी दे रखा है 1992 में, और डी दे रखा है 2004 में। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। भारत में पंचायती राज की स्थापना, तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी। 1992 हमारा आंसर सही होगा सी, 1992। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से फिर हम अपने क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है आप पढ़ेंगे देखेंगे। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो देखिए पहला विकल्प दे रखा है 2005, बी विकल्प दे रखा है 2006, और सी आपको दे रखा है 2008 में, और डी दे रखा है 2015 में। तो आपका इसका आंसर नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी वो मेरे प्यारे बच्चों 2008 में हुई थी। तो हमारा विकल्प इस प्रकार से सी सही होगा, विकल्प सी 2008 में। तो इस प्रकार से हम अपनी शीट में भी इनको प्रदर्शित करेंगे। जो विकल्प सही होगा उसी विकल्प को हम उसी नंबर के जो ABC दे रखे हैं कॉलम, उस कॉलम का ABC को ब्लैक करेंगे। जो सही होगा उसे करेंगे। बी सही है तो बी, सी सही है तो सी के लिए। तो इस प्रकार से ये आपका नागरिक का खंड कंप्लीट हुआ। इतिहास का पहले आपको करा दिया गया है। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं आप। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा अगला खंड है वो खंड है हमारा भूगोल का। और भूगोल से आपको जो 5 क्वेश्चंस मिलेंगे वो 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं जिनसे आप 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और बड़े आसान तरीके से और अपने क्वेश्चंस को आंसर देते हैं, समझते हैं। ठीक है, कितना सही बैठता है। आप इस प्रकार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, गलत हो जाता है कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लगातार, तो आपको अच्छे अंक मिल सके। तो देखिए 11वां जो क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में वो होगा पर्वतों पर। भाई एक बार समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि 11वां क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, ये कंपलसरी नहीं है। मतलब 11वां जो क्वेश्चन होगा आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन 11वें नंबर पे 11वां क्वेश्चन होगा बहुविकल्पीय का। तो देखिए दिया है हमारे पास, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो आपने चैप्टर को पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों, टीचर्स ने पढ़ाए होंगे आपको। तो मृदा विभिन्न प्रकार के अपरदन पढ़ाए होंगे। उन अपरदन में मैदान में कौन सा अपरदन होता है, पर्वतों पर कौन सा अपरदन होता है, कौन से कारक हैं अपरदन के, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। हम विस्तार से नहीं जाएंगे, बशर्ते कि अपरदन आप जानते हैं। वायु द्वारा अपरदन, जल द्वारा अपरदन, हिम द्वारा अपरदन, ये सारे अपरदन के कारक हैं। तो देखिए हमारे पास दे रखा है पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन। मतलब जो पर्वत है हमारे, जो पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ गिरती है, तो वहां पर हमारे पर्वतों पर मृदा अपरदन का जो मिट्टी का कटाव, मृदा अपरदन से मतलब है मिट्टी का कटाव का साधन कौन सा है। तो आप देखें पहला ए है पवन, हिमनदी, जल और पशुचारण। तो कौन सा है। यदि आपने चैप्टर को गहराई से पढ़ा तो आप विकल्पों के क्वेश्चन, जो वैकल्पिक क्वेश्चन है उनको आसानी से बता सकते हैं। देखिए कौन सा होगा भाई, पर्वतों पर अपरदन किसके द्वारा होगा, मिट्टी कटाव का।
भाई ना तो वहां पवन से होगा, ना जल से होगा, ना पशु चारण से होगा, ये चीज तो वहां होगी नहीं, तो कहाँ से होगा, हिमनद से होगा। तो सीधे सीधे आपका विकल्प कौन सा होगा, ठीक है ना, आप बता देंगे आंसर फटाक से, कौन सा होगा, बी विकल्प ठीक होगा, हिमनद के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन, अब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें भी दिया क्या होगा कि चिपको आंदोलन है क्या, चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, मृदा संरक्षण से संबंधित है या वन संरक्षण से या जल संरक्षण से या वायु संरक्षण से। तो बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, सोच करके बताइएगा कि चिपको आंदोलन संबंधित है किससे। तो मैं आपको बता दूं कि जो चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण जब हुआ था तो वन संरक्षण से संबंधित है ये, तो हमारा बी क्वेश्चन सही होगा, वन संरक्षण। इसी प्रकार हम अगले बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। एंथ्रेसाइड का संबंध किस खनिज धातु से है। तो जो धातु वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा उसमें आपने जो विस्तृत तरीके से पढ़ा होगा, लॉन्ग क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें आप जरा थोड़ा विस्तार से पढ़ा करें तो वैकल्पिक प्रश्न आप दे सकते हैं। तो दिया एंथ्रेसाइड का संबंध किस खनिज से है। तो बताइए एंथ्रेसाइड का संबंध किस खनिज से है, बताइएगा एंथ्रेसाइड का संबंध किस खनिज से है। तो देखिए मैं बता दूं आपको, जो एंथ्रेसाइड होता है वो कोयले के प्रकार होते हैं, तो हमारा जो एंथ्रेसाइड का जो आंसर होगा वो डी सही होगा, कोयला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को फटाफट बड़ी आसान तरीके से दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके याद करने के हैं जो आप याद करेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं इसी क्रम में हम। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको याद करने के होते हैं। तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, बताइए। तो देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला आपको दे रखा है 1950, अगला दे रखा है 1993, अगला दे रखा है आपको 1960 और अगला दे रखा है 1998। तो देखिए मैं आपको बता दूं ये बुक में गलत दे रखा है, इसमें ये नहीं है, इसमें होना चाहिए 1953। तो 1953 होना चाहिए, इसमें गलत नोट है, ठीक है ना। तो एक विकल्प इसमें कहीं भी 1953 आप कर सकते हैं, 1953 होगा, 1953। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वो बी खंड सही होगा। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है ना, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। सभी को पता होगा कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। तो आप बड़े इससे आसानी से आंसर इसका दे सकते हैं, मुंबई। तो मेरे प्यारे बच्चों इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़ो, आप लगातार जब पढ़ लोगे तो आपका दिमाग ही उसी विकल्प पर जाएगा जो विकल्प सही होगा। तो फटाफट हम नोट भी कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं वीडियो के माध्यम से प्लस क्लास के माध्यम से। तो देखिए अगला जो हमारा खंड है वो है अर्थशास्त्र का, ठीक है ना। और अर्थशास्त्री खंड से भी हमको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम अपने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए इस खंड को भी हम देखते हैं कि क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन को सबसे पहले आप 2 बार फटाफट पढ़ा करो और समझने की कोशिश किया करो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वैकल्पिक क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस कर लो। आपके सामने जब विकल्प आएगा तो उसी पे आपका ध्यान जाएगा जो विकल्प आपने रीड किया, जो विकल्प आपने पढ़ा है। ये खासियत होती है वैकल्पिक क्वेश्चन की कि बार बार आप वैकल्पिक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जब आप उसी वैकल्प पे अपना ध्यान फोकस करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो उसी पे जाएगा ना। तो इसलिए वैकल्पिक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपके सही हो सकते हैं, लेकिन बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है अर्थशास्त्र खंड से। अर्थशास्त्र खंड में हमारा क्या दे रखा है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। तो भारत में जो जीविका का प्रमुख स्रोत है, आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो हमारे जो भारत है उसमें 75% कृषि प्रधान देश है। मतलब हमारा जो देश है 75% जनता कृषि पर आधारित है। हमारा जो राष्ट्र है वो कृषि प्रधान राष्ट्र है। तो कृषि प्रधान राष्ट्र है तो सीधी सी बात है कि जो हमारा क्वेश्चन हमको पूछ रहा है हमसे, वो हम आंसर दे सकते हैं कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, कृषि। तो कृषि के द्वारा ज्यादातर लोग अपनी जीविका चलाते हैं, तो हम अपना आंसर दे सकते हैं ना। हमारा आंसर सही होगा कृषि, ठीक है। हम अपने आंसर शीट है उसमें भाई 16 नंबर है तो 16 नंबर का हमारा दे रखा है। इस आंसर शीट से आप
बाकी जिन क्वेश्चनों से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। तो देखिए आपका 16 नंबर है, तो आप 16 नंबर पे इसमें जो फिल कर रखा है, आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है 16 नंबर में क्या है, 16 नंबर में बी है। देखो बी है तो आपको क्या करना है कि बी नंबर पे 16 नंबर पे बी खंड को विलय कर देना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इस डाटा शीट को, इस अपनी जिसको OMR आंसर शीट है उसको फिल कर सकते हैं, और बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रहा है, धन कमाने वाली गतिविधियों को क्या कहा जाता है। धन कमाने वाली गतिविधियों को क्या कहा जाता है। तो भाई सीधी सी बात है ना, धन कमाने वाली गतिविधियां क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं। अरे दिमाग पे जोर दो भाई, सोचो थोड़ा सा। अरे भाई धन कमाने वाली गतिविधियां अनार्थिक कहलाती हैं क्या, आर्थिक कहलाती हैं, नहीं कहलाती आर्थिक ना। अच्छा, गैर आर्थिक कहलाती हैं, गैर आर्थिक कहलाती हैं, या उपभोग सभी कहलाती हैं। कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठा दिया, एक जैसी है, लेकिन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि धन कमाना है हमको ना, तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, हमारा इकोनॉमी परिपक्व होगी, हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा बढ़ेगा, तो हमारे ये जो क्रियाएं कहलाएंगी, जो गतिविधि कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, आर्थिक कहलाएगी ना। क्या कहलाएगी, आर्थिक कहलाएगी। हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगले बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है आपके लिए, और 18 नंबर में आपको क्या दे रखा है, भारत में लघु उद्योग में कितने लोग कार्यरत हैं। भारत में जो लघु उद्योग चल रहा है, लघु उद्योग जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना और छोटे छोटे उद्योग, ठीक है, मतलब एक जो उद्योग चल रहे हैं वो कितने लोग